डाउट्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट डाउट से चालू करते हैं क्या? जी। हाँ, 13 नंबर वाला डाउट देखो। जी। जी सर। देखो, बड़ा सिंपल है ये, एकदम सिंपल ट्रिक से जाना है, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। देखिए क्या बोला है, ए वेट mg is suspended from the middle of a rope, ठीक है, whose ends are at the same level, ends हमारे सेम लेवल पे है। द रोप इज नो लॉन्गर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अब नहीं है। ऐसे भी आप देखो, कोई रोप अगर आप लेते हो, सपोज करिए यही रोप लेते हो, ठीक है, अब इसके बीच में, एकदम बीच में कोई अगर मांस को अगर टांगते हो तो कुछ ना कुछ तो बेंड करेगा ना, क्या बोलते हो, ऐसे बेंड, कुछ ट्रायंगल जैसा। द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप इज, चलिए, तो जब इस वायर पे मांस को टांगा है और इस समय जब ये ऐसा ट्रायंगल टाइप का बना है, उस समय का कंडीशन पे पहले आते हैं, ठीक है। ये रो जैसे ही मांस आप टांगे होगे ऐसा कुछ बन गया होगा, है ना, ऐसा बन गया होगा। ये नीचे इसका मास क्या है, m। चलिए, क्या क्या फोर्स लग रहा है इसमें जरा देखिए, एक बीड़ी बनाने का क्या क्या फोर्स लग रहा है जरा बताओ। सर ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, सर दोनों स्ट्रिंग से टेंशन। टेंशन। अच्छा, जो टेंशन की वैल्यू लग रही है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? सर एक की इस साइड लगेगी, एक की सर एक की तो उसमें लगेगी नॉर्थ वेस्ट साइड में। हाँ, देखो, हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंशन जो है ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिधर भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऐसे मास है, ठीक है, अब इस पे आपने ऐसे लटका के रखा है, तो टेंशन विल एक्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज अवे। देखो इसके लिए, इधर देखो तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये वाला है, तो ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो छोटा छोटा कंसेप्ट अपन बिल्ड करते भी चलेंगे, ठीक है। टेंशन क्या है, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। छोटी सी बात है बट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो इस जगह पे टेंशन किधर है, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगा। यस सर। चलिए एक सेकंड। नौ, अब सारे फोर्स लगा लिए हैं, नीचे क्या आपका लग रहा होगा, भी लग रहा होगा, ठीक है। इसको पकड़ लेते हैं थीटा, ये भी थीटा ही होगा ना, जी। क्या? जी। टेंशन का अपन कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, जिधर थीटा होता है उधर कॉस में ब्रेक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या बात है, ठीक है। देखो एक इधर थीटा है ना, तो थीटा के अलावा टी कॉस थीटा, क्या ये बात आपको पता है? सर ये सब मुझे पता है जिधर सर, थीटा, जो आप ये सब है सर, अगर आप मुझे कुछ चीज नहीं समझ में आई आपको बता दूंगा मैं, तो बाकी मेरे को चलिए, मतलब बेसिक से हाँ मेरे हाँ क्लियर है। हाँ, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अपन जैसे तुरंत तो आपको समझ नहीं ना पाएंगे, ठीक है, जी। थोड़ा क्लास हो जाएगा तो अपन आपको रीड कर लेंगे कि किस वे में आपको गाइड करने का। चलिए, तो एक इधर कंपोनेंट ब्रेक करेगा 2 टी साइन थीटा, साइन थीटा। इधर भी ब्रेक करेगा टी साइन थीटा, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। हाँ सर। 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg, है ना। जी। जी। अब क्या बोला है कि रोप को स्ट्रेट कर देना है, तो मिनिमम टेंशन कितना रिक्वायर्ड होगा, चलिए ठीक है। अब इस रोप को बना दो आप स्ट्रेट, स्ट्रेट बना दो ऐसा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सर स्ट्रेट कर दोगे तो 90 डिग्री। जी। चलो
तो T इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mg बाई 2 cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो बताओ थीटा cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। जीरो। तो T बाई एम जी समथिंग जीरो, समथिंग बाई जीरो क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना, तो T टेंस टू इंफिनिटी। लगभग मिनिमम फोर्स क्या है, इनफाइनाइट टेंशन रिक्वायर्ड होगा टू स्ट्रेट द रॉड, स्ट्रेट द स्ट्रिंग। समझ में आई बात। तो यहाँ जी। पे चौथा नंबर आंसर करेक्ट है। क्या कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़े। जी। इसमें देखो क्या बोला, इन द गिवन डायग्राम रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। देखो स्प्रिंग बैलेंस उसी मेजरमेंट को वेट करता है जितना स्प्रिंग में क्या हो, टेंशन हो, ठीक है। हाँ सर। और अब जब वेइंग मशीन होगा ना, जैसे वेइंग मशीन पे आप खड़ा होते हो या फिर कोई सामान उस पे रखते हो, तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो वो तुम्हारा वेइंग मशीन मेजर करता है। तो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करेगा, वेइंग मशीन नॉर्मल, उसमें जो भी नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो मेजर करता है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रिंग दोनों मासेस से जो अटैच्ड है वो सेम ही स्ट्रिंग है ना, तो सेम ही स्ट्रिंग है तो टेंशन की भी वैल्यू सेम होगी। अगर आइडियल स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग भी सेम है तो टेंशन का वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। चलिए टेंशन क्या जी। बताया था, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, इधर क्या लगेगा 30 न्यूटन, इधर क्या लगेगा 60 न्यूटन। 60। चलो तो एक तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक तो फिर तुम पूरा इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों बता देते हैं आप। अब ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होगा, ये सिस्टम का मोशन किधर होगा बता सकते हो, किधर मोशन करना चाहिए। सर 6 kg की तरफ। 60, हाँ 6 kg की तरफ। तो इधर कुछ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो ये ऊपर कुछ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, यही होगा ना। तो अपन इक्वेशन लिख ले, न्यूटन का सेकंड लॉ से जी। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। 60 माइनस टी ही लिखोगे ना कि टी माइनस 60 लिखोगे, सर 60 माइनस टी। टी माइनस टी, क्योंकि मोशन उसी डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उधर वाला ही फोर्स डोमिनेट कर रहा है, उधर वाला फोर्स ज्यादा है तभी उधर मूव कर रहा है। हाँ फिर क्या, सर। टी माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, ये सेकंड इक्वेशन। जी। हम लोग को टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, क्या दोनों को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो, फटाक से फाइंड आउट करो। जी सर। इसी में कहीं क्या होता है ना, मिस थोड़ा हो जाता है कि 30 माइनस टी लिखे, टी माइनस 30 लिखे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किस डायरेक्शन में मोशन है, उसी डायरेक्शन का फोर्स से सब्ट्रैक्ट करना होगा अगेंस्ट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, ठीक है। सर ये तो मेरा 30/9 आ रहा है। 30/9, 10/3। ठीक है देख लेते हैं कैसे कर रहे हो। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी माइनस 30/3 लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, 6 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 30/3 हो गया। सर ये इतना, सर बोलो, एक्सप्लेनेशन तो दोनों का सेम होगा ना। हाँ तो सेम ही लिया ना, देखो दोनों का सेम ही सोल्यूशन लिया ना, अलग लिया क्या। सर इसका रीजन क्यों है एक्सप्रेशन सेम होने का। अच्छा थोड़ा फील करो, ये देखो जैसे ये तुम्हारा स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। अगर दोनों एंड पे अगर आप मासेस कनेक्ट कर दो, हम्म। अगर
ये राइट वाला जितना मास जितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेफ्ट वाला भी तो उतना ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, क्या अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है क्या? अगर स्ट्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन ना हो ना, मतलब स्ट्रेच्ड वाला स्ट्रिंग ना हो, ऐसा ना हो कि एक को खींचने पे दूसरा स्ट्रिंग में स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रिंग में स्ट्रेच नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग एकदम टाइट है और इसमें कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली दोनों बेसिकली क्या है ना, एक सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। ऐसा वर्क करेगा कि दोनों एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है, दोनों मास एक दूसरे से कनेक्टेड। तो स्ट्रिंग में जो है क्या एक्सटेंशन है नहीं, तो राइट वाला मास जितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, लेफ्ट वाला मास भी उतना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और वेलोसिटी भी दोनों की सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने वाला है। ये रखना है कि स्ट्रिंग आइडियल है कि नहीं, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, मतलब स्ट्रिंग आपका आइडियल ही है। समझ में आई बात? ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा जरा बताओ। सर ये आप 30 माइनस टी माइनस 30/3 मत करिए, आप इसको सिंपल टी इज इक्वल्स टू सर 60 माइनस 6 से कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, और उसमें फिर नीचे पुट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वगैरह से बच जाएंगे। इसमें भी फ्रैक्शन से बच ही जाओगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा देखो, एक ही चीज हाँ है, बात ये भी तो सेम ही है। इधर क्या आ जाएगा 2 माइनस 30 थोड़ी ना, जी। तो 6 माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t माइनस 2t माइनस 60। 60। देखो इधर कर देते हैं, 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 न्यूटन, एक ही है जैसे भी करो। तो जो भी टेंशन की वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या स्प्रिंग बैलेंस मेजर करने वाला है, स्प्रिंग बैलेंस में जो भी टेंशन होता है वही वो मेजर करता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकते हो, जिससे करना है करो। ठीक है सर। क्या ये बात क्लियर है? जी। नेक्स्ट आते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विथ टाइम एज शोन बिलो। ठीक है, इफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज p, देन टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीटेन इट्स मोमेंटम p अगेन, मतलब जितना इनिशियल है, जितना p इनिशियल है उतना ही p फाइनल करने का है। ठीक है, कितना टाइम टेक करेगा वो। तो एक्चुअली बेसिकली आपको मान लो कि ये टाइम t पे ये क्या है आपका कर लिया होगा मोमेंटम इक्वल। ठीक है, चलो सर तो हाँ बोलो। सर फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया मोमेंटम देता है। बिल्कुल चेंज इन मोमेंटम, वही बता रहा हूं मैं। एफ जी इज इक्वल टू क्या लिखते हो डीपी बाई डी टी, जी। तो डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू डी टी, ये बेसिकली इम्पल्स है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी, ये क्या हो जाएगा पी इनिशियल से पी फाइनल, आप इसको इंटीग्रेट करो तो ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप बेसिकली इस फॉर्मूला को याद रखिए, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अपन का क्या बोला है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, सेम करना है ना, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। क्वेश्चन में मेंशन है ये कि बॉडी टाइम वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीटेन इट्स मोमेंटम पी अगेन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी इज इक्वल टू 0 होगा, होगा ना, तो अपन बस एरिया निकालो, एरिया निकाल के उसको काम कर दो। ठीक है, देखो यहां से यहां तक का एरिया कितना हो जाएगा, इसको A1 ले लेते हैं, हाफ इसको इंटू बेसिक। और इसको ले लो अपन A2। A1 की वैल्यू वो कितनी तो हो मैंने जाएगी हाफ वो तो इंटू मैंने हाफ। पेन सर जब बोलो बोलो। A2 ले रहे हैं वो मैंने पेन से ड्रॉ किया है, वो बुक में नहीं है बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में। हाँ हाँ ठीक है, A2 जो बोल रहे हो ना, ये वाला जो हाँ ग्रे हाँ। और रेड कलर से ना, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको छुए नहीं है ठीक है हमको, सर। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से काम किए हैं अभी तक। तो A1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू कितनी हो फोर जाएगी इंटू 4 इंटू 1। 4 इंटू 1, तो A1 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 2। 2। A2 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन? अब देखो जो एरिया जो है एक्स एक्सिस से ऊपर होता है या टाइम के एक्सिस से ऊपर है या जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उससे ऊपर है, तो वो एरिया अपन को पॉजिटिव लेने का है, और उस एक्सिस से अगर नीचे है तो एरिया नेगेटिव लेने का है।
ठीक है। अब इसका जी मान लो कि हाइट h होगा, इसका कुछ हाइट h जी होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? t-4 ही हुआ ना वो? क्या सर? t-4 हुआ ना वो? सर कैसे? क्योंकि यहाँ तक का टाइम कितना है, 4 है, हाँ सर। और यहाँ तक हम लोगों ने t टाइम निकाला, यही t टाइम तो फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो डिस्टेंस है t है, और ये वाला डिस्टेंस है आपका 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? t-4 ही हुआ ना? t-4। हाँ तो सर। अपन को बेस तो मिल चुका है, हाफ इंटू टी माइनस, t-4। अब हाइट कैसे निकाला जाए? देखिए आपने यहाँ सही किया है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, जी सर। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? और परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू, फटाक से बताओ यहाँ पे। सर कौन से ट्रायंगल में? A1 इस के A2? ये वाला ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल सर बनेगा वो ना, तो ले लेना है ना, 1/2। 1/2। चलो ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। तो अपन को ये थीटा की वैल्यू मिल चुकी है ना। हाँ सर। अदर वाले ट्रायंगल में देखो तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अदर वाले ट्रायंगल में, जो h हम बाई t-4। h/t-4, ठीक है, फोर। h/t-4, इसको अपन इक्वेट कर दे हाफ से, जी यहाँ से h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2 इंटू t-4। अब इसको जो हाँ है सर। h का वैल्यू को इसमें पुट करें तो हम्म टाइम के रिस्पेक्ट में टोटल फंक्शन आ जाएगा, और a2 को ध्यान में रखिएगा नेगेटिव लेने का है, ठीक है, क्योंकि एरिया वो क्या है, नीचे है। हाफ जी इंटू t-4 इंटू हाफ इंटू t-4, फटाक से सॉल्व करके जरा आंसर दिए तो। ये इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dt क्या हो जाएगा यहाँ पे, +a1 माइनस a2। तो ये तो हाफ इंटू t-4 का होल स्क्वायर नहीं हो गया? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वो। देखो सॉल्व करके बताओ। सर मैं लेकिन A2 की जगह क्या करूंगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगी। नहीं, बिना उसका भी सॉल्व हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देखो आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1/4, t-4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, हाँ सर। है ना। तो इसको ये लिख पाएंगे क्या, 4 दूनी 8, t-4 का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0, कर सकते हैं। जी सर। तो t-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, हाँ सर। दोनों तरफ अंडर रूट मार दो, t-4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2। ओके। तो हाँ टी सर। की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टी की जो वैल्यू आ 4 जाएगी is 2√2। 2√2 सेकेंड, ये यहाँ से ये सॉल्यूशन आपका है। समझ आई बात? मतलब सर क्वेश्चन में जो इन्होंने ग्राफ दिया उसके हिसाब से जितना एरिया नीचे कवर किया है वो ऊपर वाले एरिया के बराबर था। बिल्कुल बराबर होगा तभी तुम्हारा 0 होगा ना टोटल एरिया, हाँ क्योंकि सर। अपन को क्या है, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है कि हाँ। एफ डॉट डी टी की वैल्यू 0 होने वाली है। तो एफ डॉट डी टी मतलब क्या हुआ, एफ डॉट डी टी बेसिकली क्या हुआ, टोटल एरिया ऑफ द फंक्शन, जो भी तुम्हारा जी टाइम एक्सिस के अलॉन्ग कंज्यूम किया होगा वो, वही हुआ ना टोटल जी एरिया, तो उसको 0 पुट जी। करना है। तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेते हैं, तो वो ओके तो सर। होना ही पड़ेगा, एक एरिया पॉजिटिव दूसरा एरिया नेगेटिव होगा तभी तो वो 0 आ सकता है, दोनों पॉजिटिव हो जी। जाएगा तो 0 कहाँ से आएगा, ठीक है। हम्म। तो ऐसा करना होगा, ठीक है। देखो कोई डाउट है इसमें तो क्लियर करो। नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका।
देखिए, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नीडेड सो दैट ब्लॉक बिगेन टू मूव अपवर्ड ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन दैट्स ओनली फिगर, ठीक है। इतना मिनिमम फोर्स प्रोवाइड करना है कि वो अपवर्ड मूव करने लगे। चलो, तो एक चीज तो आपको पता है कि अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो टेंशन की वैल्यू ईच पॉइंट पे सेम होगा। क्वेश्चन में कुछ मेंशन है नहीं, तो हर जगह पे टेंशन की वैल्यू सेम है। इधर पे टी लग रहा होगा, इधर पे भी टी लग रहा होगा, इधर पे भी टी लग रहा होगा, क्या है ना। अब यहाँ से स्ट्रिंग अलग हो गया ना, मान लो कुछ टी डैश लग रहा होगा, इधर पे कुछ टी डैश लग रहा होगा। टेंशन एक्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर क्या लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लगा होगा, mg का कौन सा कंपोनेंट लग रहा होगा, जरा बताइए। mg sin थीटा। करेक्ट, mg sin थीटा। अगर इस ब्लॉक को आपको जस्ट मूव कराना है, यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट सो दैट ब्लॉक बिगिंस टू मूव। इसका मतलब ये है कि टी डैश को जो है करीब करीब इक्वल टू mg sin थीटा होना पड़ेगा, तभी तो ऊपर डायरेक्शन में मूव करेगा। ऊपर डायरेक्शन में क्या बोलते हो, हाँ हाँ है ना। सर। चलिए, टी डैश की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। टी डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हो, बताओ। सर एफबीडी से। हाँ, टी डैश की वैल्यू बड़ा बना दूं क्या, दिख रहा है कि बड़ा बनाऊं। नहीं, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। बताओ टी डैश की वैल्यू क्या सर लिख सकते सर टी प्लस टी कॉस थीटा। सर तो एफबीडी के हिसाब से कर दो मैं इसको। हो, एबीडी के हिसाब से बोलो। सर एफबीडी के हिसाब से सर mg sin थीटा इज इक्वल्स टू। एमजी हम लोग जस्ट इस पुल्ले का एबीडी बना रहे हैं और कुछ नहीं। उसमें अभी तो एमजी सर साइन थीटा कहीं लग ही नहीं रहा है। टी डैश के फॉर्म में और टी के फॉर्म में बताना है। तो पुली पे mg sin थीटा का भी तो फोर्स लग रहा है ना। लेकिन पुल्ले यहाँ पे आइडियल पुल्ली है, ठीक है। आइडियल पुल्ली क्या होता है, मासलेस होता है, ये हम लोग एज्यूम कर लिए होते हैं। नहीं, मैं अगर तो सर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक की। हाँ, तो ब्लॉक का तो एबीडी नहीं बना रहे ना। देखो, जिस ऑब्जेक्ट का आप एबीडी बनाते हो ना, उस हम्म, ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है वो आपको देखना है बस। अब अगर आप इसका एबीडी बनाओगे तो फिर उस पे देखिए कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, उसके हिसाब से फिर ठीक है आप सर। इक्वेशन लिखिए। लेकिन इस पुल्ले पे क्या एमजी लग रहा है क्या, नहीं नहीं। नहीं ना। तो उस पुली का एबीडी जब आपको बनाना होगा तो उस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है जस्ट वो देखिए। उस पे फोर्स आपको जो लग रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी डैश लग रहा है, एक इधर तुम्हारा टी लग रहा है, और एक समथिंग एंगल पे टी लग रहा है, ठीक है, जो यहाँ हाँ पे बस यही देखना है। एमजी वगैरह नहीं लग रहा है क्योंकि आइडियल है, ठीक है सर। ठीक है। सर तो बताओ फिर टी डैश टी की क्या डैश वैल्यू। इज टी डैश इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा प्लस टी। टी कॉस थीटा प्लस टी, करेक्ट। चलिए, तो ये दो इक्वेशन बना। अपन को मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है ना। अब देखो, आप थोड़ा सा फील करो, ये एफ फोर्स जितना से खींच रहा होगा, इधर भी तो टी ही लग रहा होगा ना। हाँ सर। हमारा मान लो कि ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग को कोई हाथ से एफ फोर्स से खींच रहे हैं इधर समथिंग एंगल पे, तो टेंशन भी हम्म। तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, क्योंकि यस सर। हमारा हाथ जो है वो ऑब्जेक्ट बन चुका है और टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो टेंशन का वैल्यू जो है एफ का बराबर है। हम्म। चलिए, अब तो काम हो गया, और कुछ है करना इसमें। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा प्लस एफ। ये सेकंड इक्वेशन बना। क्या फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कैन यू फाइंड आउट आंसर, ट्राई करोगे कि बताऊं। सर आप बता दीजिए एक बार। अच्छा, बता दो, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दो ना, एफ कॉस थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू mg sin थीटा। साइन थीटा। यहाँ से देखो एफ को कॉमन ले लो, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग ऑलरेडी मिनिमम कंडीशन पे ही लेके चल रहे हैं। वहां पे जैसे हम जी लोग इक्वेट किए थे ना, इक्वेट करने से ही वो मिनिमम कंडीशन ऑलरेडी हो चुका है, जी। तो उस पर अब कोई वर्क करने का नहीं है। चलो, डबल एंगल फॉर्मूला याद है साइन थीटा का, कॉस थीटा का। नहीं सर। चलो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ ब्रैकेट में करके बता देता हूँ। साइन टू थीटा की जो वैल्यू होती है, टू अच्छा ये बताया 2 sin थीटा cos थीटा।
कॉस थीटा, हाँ। और कॉस थीटा का बताओ, कॉस 2 थीटा का। इसका 3 होता है, सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला काफी यूज होता है इसमें, ये वाला और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और ये वाला। ठीक है, तो ओके बताओ, सर। इसको अपन जैसा आंसर अपन को गिवन है उसके हिसाब से डालना होगा ना इसको। तो हाँ सर। साइन थीटा को अपन ये लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाँ सर। लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 को अपन को रिमूव कर देना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस थीटा वाला यूज करेंगे, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला। हाँ सर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस वन से माइनस 1 उड़ गया है यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, 2 से हाँ 2 उड़ mg जाएगा, थीटा बाई 2 आ गया सर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर उड़ जाएगा। ठीक है, हाँ एफ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू mg tan थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई डाउट, जी जी। समझ गए। तो देखो एनएलएम का जब भी आप क्वेश्चन डील करोगे ना, नहीं समझ में आ रहा हो, एक वीडियो बनाइए, चीजें दिखने लगेगी आप। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इस क्वेश्चन पे कराते हैं। देखो क्या बोला, इफ पुशिंग फोर्स मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, with a pushing force making an angle alpha with horizontal is applied on a block of mass m placed on horizontal table and angle of friction is beta, then minimum magnitude of force required to move the block is। चलिए, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जरा ये बता दो मेरे को, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट यहाँ पता होना चाहिए, तभी बना पाओगे आप, और वो बता देंगे तो तुरंत बना लोगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर हल्का सा हिंट चाहिए, मतलब याद, मतलब ऐसे ये बता तो होगा मुझे, लेकिन ऐसे नाम से याद नहीं है मुझे। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बेसिकली एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव। अब इसको फील कर दे थोड़ा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मास एम का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ना, ग्राउंड इस पे, ठीक है, इधर पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। मान लो ऑब्जेक्ट का मूव करने का टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन का काम क्या है, ऑब्जेक्ट का मोशन को अपोज करना, जिस डायरेक्शन में भी मोशन है उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि उसका नाम ही है अपोजिशन फोर्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है, बेसिकली कांटेक्ट फोर्स है ना। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तभी ये नॉर्मल रिएक्शन आता है। जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कांटेक्ट में है ना, तभी ये नॉर्मल, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में, तभी नॉर्मल रिएक्शन आएगा। डिटैच हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जीरो हो चुका है। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स दे आर कांटेक्ट फोर्स, और फ्रिक्शन भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तभी तो फ्रिक्शन आता है। हवा में फ्रिक्शन तो नहीं आता है ना, एयर फ्रिक्शन को छोड़ दो, हवा में तो नहीं आएगा। जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में तभी फ्रिक्शन आने वाला है, या तभी नॉर्मल फ्रिक्शन आने वाला है। तो कांटेक्ट फोर्स तुम्हारा क्या है, कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे एक नॉर्मल है और तुम्हारा फ्रिक्शन भी है, दोनों क्या है तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स है। तो इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इधर आ रहा होगा, इसको एफसी नाम देते हैं, कांटेक्ट फोर्स को एफसी नाम देते हैं। इस एफसी की वैल्यू कितनी होगी, या एफसी का वैल्यू का हमसे मतलब भी नहीं है, एफसी का वैल्यू अगर निकालना भी होगा, चलो ठीक है निकाल भी लेते हैं, तो कितना होगा, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा ना कांटेक्ट फोर्स। तो जब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव है, मतलब मूव भी नहीं कर रहा, जस्ट अबाउट टू मूव है, तो उस समय जो
कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बना रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एन होगा। और फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है? जब मैक्सिमम एट दैट पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो उसमें फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा ना। हाँ सर, तो म्यूएस लगता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू एन। तो पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करिए, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन बाई एन, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? म्यू के बराबर है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा का बराबर होगा। ठीक है। हाँ सर। चलिए, और यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज बीटा। इसका मतलब बेसिकली tan बीटा का वैल्यू आपको म्यू गिवन है। ये आपको इंफॉर्मेशन यूज करना है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ पुशिंग फोर्स मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो इसका पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन का आपको कंसेप्ट बताया। ठीक है, चलिए देखिए। तो पुशिंग फोर्स मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इधर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बन रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर डायरेक्शन में। जी। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मूव करने का टेंडेंसी तो राइट साइड ही है। आप कर रहे हो तो, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश कर रहे हो तो मूव करने का टेंडेंसी तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा? राइट ही साइड होगा। चलिए, बस अब इसका ब्रेक करो, और क्या इधर क्या ब्रेक होगा? एफ कॉस अल्फा, है ना। और इधर पे क्या ब्रेक होगा? एफ सर आपने साइन डायरेक्शन वो क्यों ली? इसकी अच्छा ठीक है, कुछ नहीं सर। पुश कर रहे हैं ना, पुश पुश। अगर पुल हाँ रहता हाँ तो ठीक के है, हिसाब से लेते ही, फिर इधर लेना होता। ठीक है सर। पुश कर रहे हैं ना। चलिए, हाँ। नीचे क्या लग रहा होगा? mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम में तो कोई मूवमेंट नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो अपन ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स कर सकते हैं। हाँ सर। ऊपर का फोर्स क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लग रहा है? एफ साइन अल्फा mg। एमजी। अब इस डायरेक्शन में देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, मतलब जस्ट एकदम मूव कर जाए, बस उतना ही चाहिए। इसका मतलब अपन लेफ्ट एक्स के डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं ना। मैक्सिमम तो जितना इन्फिनिटी इन्फिनिटी पुट कर दो वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम फोर्स। तो जस्ट अबाउट टू मूव है, मूव नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दे दोगे तो मूव कर जाएगा। ठीक है। तो अपन फ्रिक्शन इज इक्वल टू, समझिएगा एफ थोड़ा, फॉर अल्फा। एफ कॉस अल्फा, ये सेकंड इक्वेशन पकड़ो, ठीक। फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या सिखाया आपको? म्यू इंटू एन। पुट कर दो सेकंड वाले में, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एफ फॉर अल्फा। कॉस अल्फा। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखो, यहाँ से अपन कैसे सॉल्व कर ले? एन की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। एन की वैल्यू उड़ा देते हैं ना। एन हाँ। से मतलब भी हम लोग को तो एफ मिनिमम फाइंड आउट करना, तो दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो एन की वैल्यू तो ऐसे उड़ जाएगी। ठीक है। तो अपन 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो, जैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू बाई 1, ठीक है। देखो कहीं अगर डाउट होगा तो बताना, मैं ये वाला थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हूँ। डिवाइडेड बाई एफ साइन अल्फा प्लस एम जी, लिखा है, लिखोगे ये? हाँ सर। अब इसकी वैल्यू तो अपन को पता है ना, tan बीटा। हाँ सर। tan बीटा इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एफ साइन अल्फा प्लस एम जी। सॉल्व ही तो अब करना, और क्या करना है। इधर लेता है ये एफ साइन अल्फा प्लस एम जी, ये हो जाएगा आपका tan बीटा इज इक्वल टू
एफ कॉस अल्फा, ठीक है। तो कैसे किया जाए, ठीक है। एफ उधर लेके चलता, एफ साइन अल्फा इंटू tan बीटा प्लस एम जी tan बीटा इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट में चलते हैं इसको लेके। एफ साइन डायरेक्ट कर दूं क्या, इसको कॉमन ले लो। जी एम जी tan बीटा इज इक्वल टू एफ को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस अल्फा कॉस अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा tan बीटा एम जी tan बीटा एफ इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा बाई साइन अल्फा बाय साइन बीटा बाय कॉस बीटा। कॉस बीटा। तो एम जी tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्या कुछ देखा हुआ टर्म लग रहा है क्या, कभी देखे हो ऐसा? देखे हो ऊपर वाला हाँ देखा उसे, लेकिन याद नहीं आ रहा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का है वो फॉर्मूला, ठीक है। ओके एम जी tan बीटा और इधर लेते आते हैं इसको, कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एफ इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा। बीटा। ये एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन बीटा बाई कॉस बीटा, ये कॉस बीटा हो जाएगा, ये हो आ जाएगा गया एफ था, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा और क्या, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी साइन बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस, देखो आंसर मैच किया है क्या? जी ठीक है, एम जी साइन बीटा कॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं सर, सर बस वो डाउट है कि वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वो दो वाला नहीं हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताऊं? जी ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ आपको। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये बेसिकली है क्या, एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन when object is just about to move on horizontal table, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमेशा अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये कंसेप्ट आता है कि जहां पे जस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव है, तो वहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट आता है। नहीं तो एक आता है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट है, कि जब ऑब्जेक्ट क्या इंक्लाइंड प्लेन पे जब जस्ट अबाउट टू मूव होता है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है उसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो वो एंगल ऑफ रिपोज में हम लोग देखेंगे, वहां पे भी सेम ही कंसेप्ट होता है, मैथमेटिकल टर्म सेम ही होता है। चलो जी तो यही कंसेप्ट है, एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। देखो तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट का मूव करने का टेंडेंसी राइट साइड है, कोई भी आपने फोर्स अप्लाई किया, पुशिंग फोर्स या कुछ भी, मान लो ऐसे ही इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो उसका मूव करने का टेंडेंसी राइट साइड है।
तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। नॉर्मल जी। रिएक्शन क्या है? ऊपर लग रहा होगा। अब थोड़ा सा फील करते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, जरा बताओ। सर दो तीन टाइप का। बताओ कौन कौन सा। सर एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का तो कंसेप्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि बॉडी रोल तो नहीं कर नहीं रहा है। आएगा। फिलहाल यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ही वर्क है। बताओ तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सर जब स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब लगता है, काइनेटिक जब बॉडी चल रही है तब होता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सर म्यू एन, म्यू एस एन। ऑलवेज। सर म्यू एस इंटू एन। और सर लेकिन जो उसके ऊपर जो फ्री बॉडी बनेंगे, जैसे इसमें एफ का कंपोनेंट भी आएगा, तो हमें वो भी ऐड या नहीं माइनस करेंगे नहीं नहीं, नॉर्मली। यहाँ पे एक्चुअली फ्रिक्शन का कंसेप्ट आपका मिसिंग हो रहा है। मैं थोड़ा सा वो आपको एक्सप्लेन कर दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन और जी। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उस समय एक्ट कर सर रहा होता आपने है। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सर वो तो म्यू एस इंटू एन का था मैंने। नहीं, वो ऑलवेज नहीं होता। अच्छा। ऑलवेज नहीं होता, उसी का तो कंसेप्ट बता रहे हैं। स्टैटिक ओके। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब लग रहा होता है। ठीक है, हाँ सर। और स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल इन नेचर होता है। जी। एडजस्ट होते रहता है ये। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वी कैन फाइंड आउट, बाकी इसकी अदर जो वैल्यू है दैट विल डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। कैसे? एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा? एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? एडजस्टेबल इन नेचर। एडजस्टेबल इन नेचर। ठीक है, सेकेंड, थर्ड वन कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इफ, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हो, एफ एस मैक्सिमम को हम लोग एफ लिमिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वो आप देखे होगे, म्यू इंटू एस इंटू एन होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन को कोफिशिएंट सेम ही लेते हैं। चलो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट आपको सिखाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर एक एग्जांपल देके पूरा समझा देंगे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? जब ऑब्जेक्ट क्या है, मूव करता है, स्टार्ट कर देता है मूव करना, उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है ना। जी। एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन। सेकंड, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट, इसको हम लोग एफ के से डिनोट करते हैं। और इस एफ के की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम ही लेते हैं। ठीक है, जी। क्या ये बात समझ में आई है? जी। अगर इसका ग्राफ देखा जाए म्यू एस और म्यू के का, इधर फोर्स अप्लाइड है, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। ये ग्राफ आप देखे होंगे। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है? दिस इज स्टैटिक। स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, या एफ एस लिख देते हैं। देखो, जो इसमें स्टैटिक आपने फ्रिक्शन, वाई एक्सिस में क्या लिया है?
वाई एक्सिस में आप फ्रिक्शन लोगे, स्टैटिक या फिर काइनेटिक। वाई एक्सिस में ओके तुम्हारा सर। फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। ये एफ एस हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, एफ। तो तुम्हारा ये क्या होता है, करीब 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 क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या है, वेरिएबल है। देखिए हाँ जैसे जैसे सर। फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट जी जब मूव करने लगा है उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा और वो कांस्टेंट है। एक एग्जांपल इस पे लेके फील करते हैं थोड़ा। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट लिए, नेक्स्ट पीडीएफ में आ जाते हैं। इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, जी ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड पे रखा हुआ। आप घर पे भी फील करते होगे, मान लो कभी दिवाली वगैरह में साफ सफाई होता है ना, तो जी भारी बक्सा होता है तो खींच उच के कैसे लेके जाते हो इधर उधर, ठीक है। जी। ऐसा कभी फील किए हो, क्या किए हो सर? कि नहीं सो। मतलब दिवाली वगैरह में साफ सफाई होता है ना, तो कुछ अटैची वगैरह या बक्सा वगैरह होता है ना, इधर से जी करके उधर करते जी हैं ताकि साफ सफाई अच्छा से कर पाए। तो जी। आप देखो, मान लो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका बक्सा वगैरह है ना, या आपका जी जो भी अलमीरा वगैरह है, आप इनिशियली में सपोज करो हल्का सा फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो क्या वो जी। मूव कर रहा होता है। नहीं सर। जैसे जैसे आप देखोगे अरे मूव नहीं किया, थोड़ा सा और फोर्स लगाए तभी मूव नहीं किया, थोड़ा सा और फोर्स लगाए तभी मूव नहीं किया। लेकिन हम्म। ऐसा टाइम आएगा कि हाँ आप थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो देखेंगे हाँ अब मूव करने लगा है। तो मान लो हाँ इनिशियली में आप है सो 2 न्यूटन का फोर्स उससे बक्सा पे आप अप्लाई कर रहे थे, उस समय वो मूव नहीं किया, इसका मतलब हम्म। बैकवर्ड डायरेक्शन से भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर। लग रहा होगा ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, कोई बॉडी पे नेट फोर्स, कोई बॉडी तभी इक्विलिब्रियम में है या अपना स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है जब उस पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो हाँ सर। आपका बक्सा क्या था, इनिशियली रेस्ट में था, मतलब रेस्ट में था, आपने हम्म। फोर्स अप्लाई किया तब भी रेस्ट में है। इसका मतलब आपने जो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन लग रहा होगा, तभी वो हम्म। रेस्ट। भाई वो 2 न्यूटन जो बैकवर्ड डायरेक्शन से लगा है ना, वो आपके बक्सा और जो ग्राउंड है ना, जो आपका सरफेस है घर का, उसमें जो फ्रिक्शन है ना उसके कारण आया है। वो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे आपने 4 न्यूटन लगाया तभी मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी जी। अब 6 न्यूटन का लगा है, अभी भी नहीं मूव कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा लगा है, 10 न्यूटन के आसपास लगा है, 10 न्यूटन लगा है, तो देखिए हम्म। करीब करीब बक्सा मूव करने लग गया है, ठीक है। हाँ तो ये सर। 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये जो हम्म। फोर्स हुआ ना, ये फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ, ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि आपने जो अप्लाइड फोर्स किया है उसके हिसाब से वो एडजस्ट होते जा रहा है। जी। लेकिन जैसे ही 10 न्यूटन लगाया ना, ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव कर गया, तो उस समय जस्ट अबाउट टू जो मूव है उस समय क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, जस्ट अबाउट टू मूव। तो हाँ। 10 न्यूटन का जो फोर्स है ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एक्चुअली उससे थोड़ा सा कम होता है। कंसेप्ट क्या होता है ना, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है ना, तो थोड़ा सा कम फोर्स भी लगाओगे तभी वो हाँ मूव हाँ कर। हाँ। स्टार्ट जी कर, मोशन स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा कम भी लगाओगे तब भी मूव करता है। इसीलिए यहाँ पे जी। ग्राफ ऐसा कुछ है, स्टार्ट करने के लिए एकदम यहाँ तक हमको आना था, स्टार्ट फोर्स, ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ तक आना था, स्टार्ट हो गया तो फिर नीचे से भी काम चल गया। तो ये जो है जी। ये बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्शन। वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। दिस इज बेसिकली एफ लिमिटिंग, हम्म। एफ लिमिटिंग, और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन के होता है। एन। म्यू के इंटू, फिलहाल म्यू के इंटू एन लो, और एफ के की जो वैल्यू, सॉरी क्या लिख दिया, म्यू एस इनटू एन होता है वो। एस इंटू एन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू म्यू के के इंटू। इनटू एन। समझ में आई बात। जी। चलिए तो यही कंसेप्ट है, यहाँ पे टेबल में बनाऊंगा तो टेबल में आपको यही दिखाऊंगा, है ना। ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड हाँ सर। वैसे वो समझ फोर्स। में आ गया, टेबल मत बनाएंगे। समझ गया, टेबल बनाने की जी दरकार नहीं है ना।
चलिए नहीं सर। चलो ठीक है।